ये कहानी है बुनकर समाज के सफर की। रेशम के कोमल धागों में बुनी हुई एक अनमोल कला की कहानी, जिसने भागलपुर की पहचान को सदियों तक जीवित रखा। चलिए अब उनके इस अद्भुत सफर की शुरुआत करें। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में बुनाई की कला लगभग 4000 वर्ष पहले ही विकसित हो चुकी थी। समय के साथ बुनाई की परंपरा समाज की पहचान और जरूरत बनती चली गई। आगे चलकर वैदिक काल में भी बुनकर समाज और बुनाई दोनों ही समाज का अहम हिस्सा थे। ऋग्वेद के मंडल 10 में वाय शब्द का उल्लेख है, जिसका अर्थ है पुरुष बुनकर, और स्त्री बुनकर के लिए वायत्री शब्द मिलता है। फिर बौद्ध काल का वो दौर आया जब बुनकर समाज द्वारा तैयार किए गए वस्त्र केवल उपयोग की वस्तु न रहकर समाज की आवश्यकता और प्रतिष्ठा का प्रतीक बनने लगे। लोग इन हस्त निर्मित वस्त्रों को दान करना भी पुण्य का कार्य समझने लगे। इसी समय बौद्ध भिक्षुओं ने बुनाई की कला और रेशमी वस्त्रों के महत्व का व्यापक प्रचार किया। इसका प्रमाण हमें बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हा में मिलता है, जहां भिक्षु नागसेन राजा मेनंदर को समझाने के लिए बुनकर का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। जैसे बुनकर एक एक धागा जोड़कर वस्त्र रचता है, ठीक वैसे ही मनुष्य अपने कर्मों से अपना जीवन बुनता है। फिर हमारे बिहार की धरती पर जन्म हुआ उस महान सम्राट का, जिसका अशोक चक्र आज हमारे राष्ट्रीय ध्वज में शामिल है और हमारी विरासत का प्रतीक है। सम्राट अशोक के दौर में रेशम और बुनकर समाज को संगठित रूप दिया गया। बुनकरों को अलग अलग समूहों में बांटा गया, अलग अलग उत्पादन गृह स्थापित किए गए और उन सभी पर प्रबंधक नियुक्त किए गए। व्यापारिक दृष्टि से इस व्यवस्था को अत्यंत सुव्यवस्थित बनाकर सम्राट अशोक ने चाणक्य के बाद इसे राज्य और जनता दोनों की आय का एक मजबूत स्तंभ बना दिया। महान चाणक्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की, सूत्राध्यक्ष अध्याय में अपने प्रबंधकों को स्पष्ट आदेश देते हैं। आपके क्षेत्र के बुनकरों को जितने वजन का धागा दिया जाएगा, तैयार किया हुआ कपड़ा उससे 1.5 गुना लौटाना अनिवार्य होगा। बिहार की धरती पर गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ और इसी काल में रामायण और महाभारत जैसी महान गाथाएं अपने विकसित रूप में पूरी हुईं तथा अनेक पुराणों को भी इसी युग में लिखा गया। गुप्त काल में बुनकर समाज के भीतर अनेक संघ स्थापित हुए, जिनके अपने नियम, कानून और कार्य प्रणालियां थीं। किसी संगठन से जुड़ने के लिए सदस्यता शुल्क देना पड़ता था और अपनी आय का एक छोटा भाग भी देना अनिवार्य था। इन संगठनों का मुख्य कार्य बुनकरों को आर्थिक सहयोग प्रदान करना था। धागा खरीदने, चरखा प्राप्त करने और व्यापार बढ़ाने के लिए ऋण देना। इन संगठनों के कारण बुनकरों का व्यापार सुचारू रूप से चलता रहा। अच्छे से व्यापार करो, ये समिति तुम्हारे साथ रहेगी, ये ऋण तुम्हारे व्यापार के लिए है। मंदसौर, जिसे पहले दशपुरा के नाम से जाना जाता था, में प्राप्त गुप्तकालीन शिलालेख बताता है, जिन कारीगरों ने अपनी कला को जारी रखा उन्हें तंतुवाय कहा गया। इन्हीं में से एक संघ ने अपने संसाधनों से दासपुरा में एक सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। फिर बिहार की धरती पर पाल वंश का स्वर्णिम दौर आया। इसी काल में विक्रमशिला और नालंदा जैसे महान महाविहारों का निर्माण हुआ, जो पूरे विश्व के ज्ञान केंद्र बने। राज के द्वारा जो जमीन विक्रमशिला के लिए दी गई, उसके आसपास रहने वाले गांव और उसमें रहने वाले बुनकर समाज को पूरी तरह से विहार के ही काम लगा दिया गया। शिक्षा सभी के लिए थी और लोगों को अपनी सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और इतिहास को समझने का अवसर फिर से मिला। इन ग्रंथों में लिखा है कि हमें तंतुवाया कहा जाता था। हमारे पूर्वजों की विरासत को आगे बढ़ाना हमारा धर्म और कर्तव्य दोनों है। तंतुवाय समाज ही आगे जाकर आज का तांती समाज बना। तिब्बत इतिहासकार तारनाथ ने अपनी महान कृति हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया में उल्लेख किया है, विक्रमशिला महाविहार के आसपास रहने वाले लोग भिक्षुओं को वस्त्र और कपड़े उपलब्ध कराते थे। समय के साथ बिहार की धरती पर इस्लामी साम्राज्य का आगमन हुआ। ये सिर्फ राज सत्ता का बदलाव नहीं था, बल्कि सामाजिक संरचना में गहरा परिवर्तन था। इस दौर का असर बुनकर समाज पर भी पड़ा। विक्रमशिला जैसे ज्ञान केंद्रों का विनाश हुआ और जीवन बचाने के संघर्ष में कई बुनकरों को कठोर दबाव और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन का सामना करना पड़ा। सुनो बुनकर, अगर तुम्हें कर नहीं देना है और व्यापार करना है तो तुम्हें इस्लामिक धर्म को अपनाना होगा। समय के साथ समाज ने परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को ढाल लिया।
तांती और जुलाहा समाज ने मिलकर जीवन यापन का नया मार्ग चुना। मुगल काल में भागलपुर की बुनकरी कला को नया रूप मिला, जहां शिल्प परिष्कृत हुआ और व्यापार का दायरा दूर दूर तक फैल गया। वाह, भागलपुरी की कला तो बहुत खूबसूरत है। हम भागलपुरी साड़ी को पूरे विश्व में बेचेंगे। ये भागलपुर साड़ी पर ये जो कला बनाई गई है, ऐसी मैंने पहले कभी नहीं देखी। ये तो काफी सुंदर है। भागलपुर साड़ी, जो कि प्राचीन हिंदू परंपरा और मुगल कालीन नफासत, दो युगों का श्रेष्ठ संगम से उत्पन्न हुई एक कला थी। अब आप लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन हैं। आप लोगों के हर चीज पर अब हमारा हक है। अंग्रेजी हुकूमत ने रेशम व्यापार पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया। कच्चे रेशम को महंगे दामों पर विलायत भेजा गया। हिंदुओं को हिसाब किताब और मुसलमानों को बुनाई का कार्य सौंपकर समाज को विभाजित किया गया। बुनकरों से रेशम जबरन सस्ते दामों पर खरीदा गया, उन्हें कर्ज और गरीबी की दलदल में धकेल दिया गया। लाभ इंग्लैंड को मिला और भागलपुर की प्रसिद्ध रेशम कला धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ गई। 800 सालों के बाद जो आज़ादी मिली, वो हिंदू और मुसलमान के विभाजन की आग में झुलस कर मिली। पर इन सब के बीच बुनकर समाज, जिसमें तांती और जुलाहा दोनों शामिल थे, इन टकरावों से परे खड़ा रहा। 1952 में बने सिल्क बोर्ड से उन्हें एक नई उम्मीद मिली, जिसका उद्देश्य था रेशम व्यापार को नई, विकसित और संगठित दिशा देना। सिल्क बोर्ड बनने से भागलपुर सिल्क का विस्तार होगा और बुनकर समाज को फायदा मिलेगा। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बोर्ड के द्वारा दिया गया पैसा सिर्फ सरकारी ऑफिसर और कुछ बिचौलियों तक सीमित रह गया। एक तरफ सरकार सिल्क बोर्ड की नीतियों का देश भर में प्रचार कर रही थी, तो दूसरी तरफ भागलपुर की बुनकर समितियां ये सवाल उठा रही थीं कि इन नीतियों का लाभ आखिर नीचे बुनकरों तक क्यों नहीं पहुंच रहा। 1960 के दशक में द टाइम्स ऑफ इंडिया के भागलपुर एडिशन में स्थानीय पत्रकारों ने लिखा कि भागलपुर के तांती हिंदू और जुलाहे मुस्लिम दोनों के साझे अनुभव में एक बात बार बार उभर कर आती है। नेहरू की योजनाओं में इस्पात तो है, लेकिन भागलपुरी रेशम और बुनाई कहीं नजर नहीं आती। सरकार हमें सिर्फ सपने दिखा रही है। 1966 में भागलपुर के साप्ताहिक अखबारों ने भी खुलकर लिखा कि सहकारी समितियां बुनाई के विकास का माध्यम नहीं, बल्कि अफसरों और नेताओं का कारोबार बन चुकी हैं। असली बुनकर को न धागा मिलता है न काम। उनके हिस्से की कमाई दलाल खा जाते हैं और दफ्तर सिर्फ एक जवाब देता है, फाइल बंद। 1970 के दशक में भागलपुर के वरिष्ठ पत्रकार अमर ज्योति ने हिंदुस्तान के भागलपुर संवाद में लिखा, अगर आज मुस्लिम बुनकर अपना पेशा छोड़कर दिल्ली और मुंबई जा रहे हैं, तो इसका दोष उन पर नहीं, बल्कि उस सरकारी व्यवस्था पर है, जहां बिना घूस दिए सहकारी समिति में कोई काम नहीं होता। और ये दर्द सिर्फ अखबारों तक सीमित नहीं रहा। मुस्लिम बुनकरों ने हर एक मंच पर इसी पीड़ा को खुलकर रखा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, सर, आप लोगों की नीतियां जमीन पर नहीं है। जिस माल को व्यापारी 80 रुपए दिल्ली में बेच रहा है, उसका होने सिर्फ 3 रुपए मिलता है। बुनकर समाज की नाराजगी की गूंज दिल्ली पहुंचने में 20 साल लग गए, और जब पहुंची तो कहा गया स्थानीय कांग्रेस नेता देख लेंगे, चिंता ना करें, अभी और भी अहम मुद्दे हैं। शायद बुनकर समाज ये नहीं समझ पाया कि नीचे भी वही सरकार है जो ऊपर बैठी है। पर हम एक ही नीति दोनों के लिए क्यों नहीं सकते? विकास दोनों का होगा, पर हमें राजनीति में दबदबा रखने के लिए विकास पर नहीं, वोट बैंक पर ध्यान देने की जरूरत है। और क्योंकि अगर हिंदू और मुस्लिम अगर एक हो गए, तो एक पक्ष भी वोट कम करेगा तो दूसरा भी कम करेगा। इसीलिए हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग रखो। अगर हमें हिंदू और मुस्लिम दोनों का वोट चाहिए, तो अंग्रेजों ने जो किया वही हमें के होगा। नहीं, हमें दोनों के लिए अलग नीतियां बनाकर उन्हें खुश रखना होगा। मुसलमानों से कहो हम उन्हें सुरक्षा देंगे हिंदुओं से, और हिंदुओं से कहो देश और यहां का पैसा सिर्फ तुम्हारा है, और कुछ मुसलमान लीडर्स को काउंसिल में पोस्ट दिलवा दो। और अंततः वही हुआ। मुसलमानों को यह कहकर भ्रमित किया गया कि उन्हें हिंदुओं से खतरा है, और ये भरोसा दिलाया गया कि हम तुम्हें सुरक्षा देंगे, बस हमें अपना वोट दो। दूसरी ओर हिंदुओं से हाथ मिलाकर भ्रष्टाचार किया गया और सत्ता के गलियारों में अपनी जेबें भरी गईं। समय के साथ हिंदू और मुस्लिम के बीच की दीवारें और ऊंची होती चली गईं।
सिल्क बोर्ड की सीमित सफलता, आम लोगों के बीच बढ़ता असंतोष और लगातार आती शिकायतों के बावजूद सरकार ने समस्याओं को सुलझाने के बजाय गलत नीतियों का सहारा लिया। इन नीतियों का दुष्परिणाम भयानक रूप में तब सामने आया जब 1985 के बाद देश में चल रही गलत राजनीतिक नीतियों का परिणाम भागलपुर दंगे के रूप में दिखाई दिया। इस दंगे में न जाने कितने परिवार उजड़ गए, कितनों ने अपने प्रियजनों को खो दिया और न जाने कितने लोग बेघर हो गए। धर्म जो हमें इंसानियत और साथ जीना सिखाता है, वही धर्म नफरत बन गया। रेशम उद्योग जो पहले ही कमजोर हो चुका था, इस दंगे के साथ पूरी तरह टूट गया। हजारों हथकरघे जला दिए गए। वो टसर सिल्क जो कभी भागलपुर की पहचान बना, उसकी बाजार में स्वीकार्यता पर कभी गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया। न टसर सिल्क लोगों के बीच सही मायनों में स्वीकार हो पाया और न ही उन बुनकरों को उसका पूरा मूल्य मिला। सरकार और बिचौलियों ने अपने खजाने भरने के अलावा और कुछ नहीं किया। आज टसर सिल्क को नवाचार की आवश्यकता है। उसे सही बाजार और सही मूल्य के साथ आगे लाने की जरूरत है। उसे नए सांचे में ढालना होगा। टसर सिल्क को सिर्फ कमाई का साधन नहीं, बल्कि वो सम्मान और मूल्य देना होगा जिसका वो वास्तव में हकदार है। साथ ही उस बुनकर समाज को भी, जिसने सब कुछ सहते हुए शांतिपूर्वक अपनी राह बदल ली, उसे और उसके सम्मान को फिर से वापस लाने की आवश्यकता है। मैं मानव केजरीवाल। इस डॉक्यूमेंट्री का उद्देश्य बुनकर समाज के उस इंसाफ और न्याय को सामने लाना है जिसका इंतजार वे खुद वर्षों से कर रहे हैं। केवल दोषियों को कसूरवार ठहराने से नहीं होगा। हमें जरूरत है बुनकर समाज को उनके सम्मान के साथ वापस लाने की।